जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2023 जिसमें टोटल पोस्ट है 21,391। इस पोस्ट के लिए आधुनिक भारत का 150 महत्वपूर्ण MCQ देखने वाले हैं, जो कि पिछले 13 वर्षों में जितने भी प्रश्न हैं आधुनिक भारत से पूछा गया है सभी का संग्रह इस वीडियो में मिल जाएगा। तो ये वीडियो आपके एग्जाम के व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय सिविल सेवा के जन्मदाता कौन है? लॉर्ड कार्लाइल, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस और बेलेजली। बताइए यहाँ पर एक नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? भारतीय सिविल सेवा के जन्मदाता कौन है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। सेकेंड नंबर प्रश्न है आपके सामने कि भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन था? वास्को डी गामा, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा और निनो डी कुन्हा। बताइए यहाँ पर सेकेंड प्रश्न का सही आंसर क्या है? भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन था? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, बिल्कुल ही सही जवाब है। और भारत में प्रथम पुर्तगाली कब आया था? तो 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा थे, जो कि भारत में सर्वप्रथम आए थे। नेक्स्ट यहाँ पर तीन प्रश्न है आपके सामने, इलाहाबाद की प्रथम संधि कब हुई थी? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर कि तीन प्रश्न का सही आंसर क्या है। इलाहाबाद की प्रथम संधि कब हुई थी? जो ही कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, 12 अगस्त 1765 ईस्वी, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न है आपके सामने, बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारत में पुर्तगाली राज्य का संस्थापक कौन था? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। भारत में पुर्तगाली राज्य का संस्थापक कौन था? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, बिल्कुल ही सही जवाब है। 5 नंबर प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सिख धर्म में संगत एवं लंगर का प्रचलन किसने शुरू किया था? गुरु अंगद, गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक देव और गुरु रामदास। बताइए यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? सिख धर्म में संगत और लंगर का प्रचलन किसने शुरू किया था? तो गुरु नानक देव जी के द्वारा शुरू किया गया था। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। इसका आपको PDF चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिए हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से ज्वाइन करके इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। PDF में आपको थ्योरी के साथ साथ एग्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा। ये आप थ्योरी मिलेगा, इस थ्योरी को पहले आप पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद से बहुत ही आसान हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर लगाना। बस एक पेज का है ये, इसको थ्योरी को पढ़ लीजिएगा और यहाँ से आधुनिक भारत में जितने भी प्रश्न बनने वाले हैं मैक्सिमम यहाँ से कवर अप हो जाएंगे। उसके बाद से ये एग्जेक्टिव जो क्वेश्चन दिया गया इसको सॉल्व कीजिएगा। तो PDF को ज़रूर डाउनलोड करके प्रैक्टिस कीजिएगा। 6 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि डच लोग कहाँ के निवासी थे? नीदरलैंड के, इंग्लैंड के, फ्रांस के और डेनमार्क के। बताइए यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? डच लोग कहाँ के निवासी थे? तो ये नीदरलैंड। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि श्री अकाल तख्त साहिब की स्थापना किसने किया था? गुरु हरगोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन देव और गुरु तेग बहादुर। बताइए यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? श्री अकाल तख्त साहिब की स्थापना किसने किया था? तो गुरु अर्जुन देव के द्वारा। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 8 नंबर प्रश्न है, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि हिंद की चादर के नाम से किस गुरु को जाना जाता था? गुरु गोविंद सिंह को, गुरु हरगोविंद सिंह को, गुरु तेग बहादुर और गुरु रामदास। अब बताइए 8 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? हिंद की चादर के नाम से कौन गुरु प्रचलित है? तो गुरु तेग बहादुर। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 9 नंबर प्रश्न है कि ब्लू वाटर पॉलिसी को किसने लागू किया था? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? ब्लू वाटर पॉलिसी को किसने लागू किया था? तो ये फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के द्वारा लागू किया गया था। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए 10 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है कि भारत में फ्रांसीसियों ने प्रथम फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित किया था? मद्रास में, कोलकाता में, सूरत में और मुंबई में। बताइए 10 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? भारत में फ्रांसीसियों ने प्रथम फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित किया था? तो सूरत में। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं,
बिल्कुल सही जवाब है। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 11वां प्रश्न है आपके सामने कि कोलकाता शहर या नगर की स्थापना किसने किया था? जॉब चार्नॉक ने, पीटर मुंडी ने, जॉन मार्टिन ने और चार्ल्स मेनन ने। बताइए यहाँ पर 11वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? कोलकाता शहर या नगर की स्थापना किसने किया था? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं जॉब चार्नॉक, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 12वां प्रश्न है आपके सामने कि पौंडीचेरी की स्थापना किसने किया था? डुप्ले ने, लॉली ने, फ्रांसिस मार्टी ने और चार्ल्स ग्रांट ने। बताइए 12वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? पौंडीचेरी की स्थापना किसने किया था? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं फ्रांसिस मार्टिन, बिल्कुल ही सही जवाब है। 13वां प्रश्न है आपके सामने कि अंग्रेजों को किस संधि के आधार पर बिहार, उड़ीसा एवं बंगाल का दीवानी प्राप्त हुई? ऑप्शन नंबर ए है मैसूर की संधि, बी है श्रीरंगपट्टनम की संधि, इलाहाबाद की प्रथम संधि, इलाहाबाद की द्वितीय संधि। बताइए यहाँ पर चारों ऑप्शन में से कौन सा सही आंसर है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं इलाहाबाद के प्रथम संधि, बिल्कुल ही सही जवाब है। 14वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत में स्थानीय स्वशासन के जन्मदाता थे? लॉर्ड लीटन थे, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन और लॉर्ड डलहौजी। बताइए 14वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत में स्थानीय स्वशासन का जन्मदाता कौन थे? तो लॉर्ड रिपन थे। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है उनका। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 15वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि भारत में अंग्रेजी राज्य का संस्थापक था? वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड क्लाइव, कॉर्नवालिस और लॉर्ड वेलेस्ली। बताइए यहाँ पर 15वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? भारत में अंग्रेजी राज्य का संस्थापक था तो लॉर्ड क्लाइव थे। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। और लॉर्ड क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 16वां प्रश्न है आपके सामने कि बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना सर्वप्रथम किसने किया था? कॉर्नवालिस, वारेन हेस्टिंग्स, रिपन और लॉर्ड क्लाइव। बताइए 16वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना सर्वप्रथम किसने किया था? तो लॉर्ड क्लाइव के द्वारा। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। लेकिन इसका समाप्त कौन किया था? तो वारेन हेस्टिंग्स किया था। नेक्स्ट यहाँ पर 17वां प्रश्न है कि भारत में अंग्रेजी राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? डलहौजी को, वेलेस्ली को, कॉर्नवालिस को और वारेन हेस्टिंग्स को। बताइए यहाँ पर 17वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? भारत में अंग्रेजी राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं वारेन हेस्टिंग्स, बिल्कुल सही जवाब है। और वारेन हेस्टिंग्स ये बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 18वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? कैनिंग था, वारेन हेस्टिंग्स था, लॉर्ड विलियम बेंटिक थे और डलहौजी थे। बताइए यहाँ पर 18वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो देखिए लॉर्ड क्लाइव थे, वो बंगाल के प्रथम गवर्नर थे। उसके बाद से आया बंगाल के गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल की बात करें तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो वारेन हेस्टिंग्स थे। उसके बाद आया भारत का गवर्नर जनरल। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल की बात की जाए तो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, जो कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। उसके बाद से वायसराय आया था। तो नेक्स्ट देखेंगे, इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 19वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत का प्रथम वायसराय किसे बनाया गया था? वारेन हेस्टिंग्स को, डलहौजी को, लॉर्ड विलियम बेंटिक को, लॉर्ड कैनिंग को। बताइए यहाँ पर 19वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो भारत के प्रथम वायसराय किसे बनाया गया था? तो लॉर्ड कैनिंग को। भारत के गवर्नर जनरल के बाद से वायसराय बना, तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे और प्रथम वायसराय थे, याद रखिएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 20वां प्रश्न है आपके सामने, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि हम्मुराबी कहाँ का शासक था? सुमेरिन का, सुमेरिया का, मिस्र का, मेसोपोटामिया का और बेबीलोन का। बताइए 20वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? हम्मुराबी कहाँ का शासक था? तो ये बेबीलोन का था। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास और जितने भी स्टडी ग्रुप है उसमें शेयर भी कर दीजिए। और जितने भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 21वां प्रश्न है आपके सामने, अंग्रेज एवं फ्रांसीसियों के बीच
वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? 1759 में, 60 में, 64 में और 65 में। बताइए यहाँ पर 21वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो अंग्रेज तथा फ्रांसीसियों के बीच में जो वांडीवास का युद्ध हुआ था वो 1760 ईस्वी में हुआ था। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है कि अंग्रेज तथा डचों के बीच में बेदरा की युद्ध कब लड़ा गया था? वांडीवास का युद्ध याद रखिएगा 1760 में, और बेदरा का युद्ध हुआ था अंग्रेज और डचों के बीच में, जो कि 1759 ईस्वी में हुआ था। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 23वां प्रश्न बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था? बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जल्दी से बताइए 23वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? तो खालसा पंथ का स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। 24वां प्रश्न आपके सामने कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 1764 ईस्वी में। याद रखिएगा इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 25वां प्रश्न है आपके सामने कि वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? कलायू, बेलेजली, वारेन हेस्टिंग्स और आयरकुट। बताइए यहाँ पर 25वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं आयरकुट बिल्कुल सही जवाब है। वांडीवास का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1760 ईस्वी में। याद रखिए। नेक्स्ट यहाँ पर 26वां प्रश्न है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि के उपरांत? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 26वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो एक्स-ला-शापेल के संधि के उपरांत उसकी समाप्ति हुई। नेक्स्ट यहाँ पर 27वां प्रश्न है कि प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? बेलेजली ने, वारेन हेस्टिंग्स ने, लॉर्ड क्लाइव ने और कर्नवालिस ने। बताइए यहाँ पर 27वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1757 ईस्वी। और इसका नेतृत्व अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो लॉर्ड क्लाइव। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए 28वां प्रश्न है आपके सामने, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारत में अस्थायी बंदोबस्त को सर्वप्रथम किसने लागू किया था? कर्नवालिस ने, हार्ट मैकेजी ने, थॉमस मुनरो ने और कर्नल रीड ने। बताइए 28वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? भारत में अस्थायी बंदोबस्त की सर्वप्रथम किसने लागू किया था? तो कर्नवालिस। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। 29वां प्रश्न है आपके सामने कि गुरु गोविंद सिंह का निधन कहाँ पर हुआ था? नासिक में, पुणे में, भरूच में और नांदेड़ में। बताइए 29वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? गुरु गोविंद सिंह का निधन कहाँ पर हुआ था? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं नांदेड़ बिल्कुल ही सही जवाब है। 30वां प्रश्न आपके सामने बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पिंडारियों का दमन किसने किया था? वारेन हेस्टिंग्स किए थे, क्लाइव किए थे, बेलेजली किए थे और लॉर्ड हेस्टिंग्स किए थे। बताइए यहाँ पर 30वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? पिंडारियों का दमन किसने किया था? जल्दी से कमेंट कीजिए। 30वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं लॉर्ड हेस्टिंग्स बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट 31वां प्रश्न देख लेते हैं। इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि नरबली अप्रथा पर्व किसने लगाया था? लॉर्ड हार्डिंग प्रथम ने, बेलेजली ने, डलहौजी ने, कर्नवालिस ने। बताइए 31वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? नरबली प्रथा पर्व किसने लगाया था? तो लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा ये लगाया गया था, लॉर्ड हार्डिंग प्रथम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 32वां प्रश्न आपके सामने कि भारत में सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया? डलहौजी के द्वारा, कर्नवालिस के द्वारा, बैटिंग के द्वारा, कैनिंग के द्वारा। बताइए 32वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो भारत में सती प्रथा का अंत 1829 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के सहायता से लॉर्ड विलियम बैटिंग के द्वारा सती प्रथा का अंत किया गया। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 33वां प्रश्न है आपके सामने कि अस्थायी बंदोबस्त बंगाल प्रांत में सर्वप्रथम कब लागू किया गया? 1790 में, 1993 में, 1793 में और 1785 में। बताइए यहाँ पर 33वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? अस्थायी बंदोबस्त बंगाल प्रांत में सर्वप्रथम कब लागू किया गया? तो 1793 ईस्वी में। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 34वां प्रश्न देख लेते हैं। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता
सत्ता का वृक्ष किसने लगवाया था? हैदर अली ने, टीपू सुल्तान ने, बहादुर शाह ने, मोहम्मद शाह ने। बताइए 34वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष किसने लगवाया था? तो टीपू सुल्तान ने। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। टीपू सुल्तान किसके पुत्र थे? तो ये हैदर अली के थे। नेक्स्ट यहाँ पर 35वां प्रश्न है कि तृतीय कर्नाटक युद्ध किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ था? पेरिस के संधि, पौडुचेरी के संधि, कर्नाटक के संधि, लंदन के संधि। बताइए 35वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तृतीय कर्नाटक युद्ध किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ था? तो पेरिस के संधि। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है उनका। नेक्स्ट यहाँ पर 36वां प्रश्न है आपके सामने। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित किया था? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर कि 36वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? टीपू सुल्तान अपनी राजधानी कहाँ स्थापित किया था? तो श्रीरंगपट्टनम। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 37वां प्रश्न है आपके सामने। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? मीर कासिम था, मीर जाफ़र था, सिराजुद्दौला था, शुजाउद्दौला था। बताइए यहाँ पर 37वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? बक्सर का युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो मीर जाफ़र था। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1764 ईस्वी में। नेक्स्ट यहाँ पर 38वां प्रश्न है कि सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? सिखों में टोटल कितने गुरु हुए थे? तो 10 हुए थे। और यहाँ पर अंतिम गुरु पूछा गया है, तो अंतिम गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह थे। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। 39वां प्रश्न है कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेज का सेनापति कौन था? बताइए यहाँ पर 39वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? बक्सर का युद्ध में अंग्रेज का सेनापति कौन था? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं लॉर्ड हेक्टर मुनरो बिल्कुल ही सही जवाब है। पहला प्रश्न है आपके सामने कि दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से फेंका गया था? जोहान्सबर्ग, पीटर मारिट्सबर्ग, डबरन और प्रिटोरिया। बताइए यहाँ पर 1 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं पीटर्स मारिट्सबर्ग बिल्कुल ही सही जवाब है। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? तो 1893 में गए थे और वहाँ से रिटर्न कब हुए थे? तो 1915 ईस्वी में वहाँ से रिटर्न हुए थे। सेकेंड प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने महात्मा गांधी से संबद्ध निम्नलिखित आश्रमों में से सबसे पुराना कौन सा है? साबरमती, फिनिक्स, वर्धा और सदाकत। बताइए यहाँ पर सेकेंड प्रश्न का सही आंसर क्या है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं फिनिक्स बिल्कुल ही सही जवाब है। 3 नंबर प्रश्न है आपके सामने महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति का क्या तात्पर्य है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर कि 3 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति का क्या तात्पर्य है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे जन कल्याण के लिए सक्रियता बिल्कुल ही सही जवाब है। 4 नंबर प्रश्न है आपके सामने गांधी जी ने राजनीति का जो प्रतिमान प्रस्तुत किया है निम्न में से कौन सी विशेषता उनमें से नहीं है? नैतिकता, धर्म, मानवता और सत्ता। बताइए यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं सत्ता बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने कहा था कि विदेशी वस्तुओं को बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने, महात्मा गांधी ने, चित्तरंजन दास ने और सुभाष चंद्र बोस ने। बताइए यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं महात्मा गांधी बिल्कुल ही सही जवाब है। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितने भी स्टडी ग्रुप है उसमें इसको शेयर कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है आपके सामने स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र कौन थे? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी मित्र कौन थे? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं रेवरेंड चार्ली एंड्रयूज बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न है आपके सामने भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी इनमें से कौन सा कथन सही है आपको बताना है? कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के सदस्य थे, कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, कांग्रेस के अध्यक्ष थे, कांग्रेस के महासचिव थे। बताइए यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे कांग्रेस का सदस्य बिल्कुल ही सही जवाब है। कांग्रेस के सदस्य नहीं थे।
महात्मा गांधी मात्र एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, वो भी 1924 में बेलगांव अधिवेशन में। नेक्स्ट यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। किसका कथन था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न है आपके सामने। गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया था। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। गांधी जी को किसने वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर संबोधित किया था, तो लॉर्ड माउंटबेटन। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए 10 नंबर प्रश्न है आपके सामने, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि निम्न में से किसने महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद का व्यतीत करे। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं गोपाल कृष्ण गोखले, बिल्कुल ही सही जवाब है। और महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले जी ही थे। जिस प्रकार का क्वेश्चन हम आपके लिए ला रहे हैं, ऐसा ही प्रश्न आपके एग्ज़ाम में भी देखने को मिलेगा। जो बिहार पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम होता है ये औरों से हट कर रहता है, यानी बिहार फायरमैन, बिहार ड्राइवर हो गया, मद निषेध हो गया, बिहार दरोगा का प्री पेपर हो गया, उससे हट कर इसमें प्रश्न पूछा जाता है। तो थोड़ा सा टॉप लेवल का कांस्टेबल में रखा जाता है क्वेश्चन का लेवल। नेक्स्ट यहाँ पर 11वां प्रश्न है आपके सामने। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसे भूल बताई थी। चौरी चौरा, खेरा सत्याग्रह, नागपुर सत्याग्रह और राजकोट सत्याग्रह। बताइए यहाँ पर 11वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं चौरी चौरा कांड, बिल्कुल ही सही जवाब है। असहयोग आंदोलन कब चालू किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा, तो 1920 ईस्वी में। लेकिन चौरी चौरा कांड जब 1922 ईस्वी में घटित हुआ, इसके उपरांत इसे स्थगित कर दिया गया था इस आंदोलन को। नेक्स्ट यहाँ पर 12वां प्रश्न है आपके सामने कि चौरी चौरा की घटना के समय महात्मा गांधी कहाँ थे। दिल्ली में थे, कोलकाता में थे, चौरी चौरा में थे और बारदौली में थे। बताइए यहाँ पर 12वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं बारदौली, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 13वां प्रश्न है आपके सामने कि दिल्ली में 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 13वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जल्दी से कमेंट कीजिए। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं डॉक्टर मुंजे, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 14वां प्रश्न है आपके सामने। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्तुओं को जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा था कि यह निष्ठुर बर्बादी है। मदन मोहन मालवीय ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, शौकत अली ने और मोतीलाल नेहरू ने। बताइए यहाँ पर 14वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं रविन्द्रनाथ टैगोर, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 15वां प्रश्न है आपके सामने कि असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के केवल 15 दिन ही बचे थे। राजेंद्र प्रसाद ने, ब्रज किशोर ने, जयप्रकाश नारायण ने और श्री कृष्ण सिंह ने। बताइए यहाँ पर 15वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं जयप्रकाश नारायण, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 16वां प्रश्न है आपके सामने कि गांधी जी के दांडी मार्च के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। 4 यहाँ पर ऑप्शन है आपके सामने। पहला है कि यह साबरमती आश्रम से दांडी ग्राम तक के मार्च था। दूसरा है ऑप्शन कि नमक कर का विरोध करना इसका विशेष प्रयोजन था। सी है समुंदर के किनारे पहुंचकर गांधी जी ने नमक बनाया था। और डी है यह पूरी तरह से पैदल मार्च था। बताइए इसमें से कौन सा कथन गलत है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, यानी समुंदर के किनारे पहुंचकर गांधी जी ने नमक बनाया था, बिल्कुल गलत है। बाकी यहाँ पर जो 3 ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब है। दांडी मार्च कब स्टार्ट हुआ था, तो 1930 ईस्वी में। और दांडी मार्च के साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन भी स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पर 17वां प्रश्न है आपके सामने। आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे।
बारदोली आंदोलन, चंपारण आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन। बताइए यहाँ पर 17 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे सविनय अवज्ञा आंदोलन बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 18 प्रश्न आपके सामने कि गांधी जी ने जिस विदेशी पत्र को दांडी मार्च के समय अपनी साबरमती आश्रम में ठहराया, पत्रकार को, वह कौन था। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 18 प्रश्न का सही आंसर क्या है। गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती में आश्रम में ठहराया था, उस विदेशी व्यक्ति का नाम आपको बताना है। तो 18 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं वेब मिलर बिल्कुल ही सही जवाब है। 19वां प्रश्न आपके सामने कि 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 19वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं अब्दुल गफ्फर खां बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 20वां प्रश्न है आपके सामने कि गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिक ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। खिलाफत आंदोलन में, असहयोग आंदोलन में, सविनय अवज्ञा आंदोलन में और भारत छोड़ो आंदोलन में। बताइए यहाँ पर 20वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 21वां प्रश्न है आपके सामने कि ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखला करने के सिद्धांत के बारे में पुस्तक किसने लिखी थी। ऑप्शन नंबर ए है लाला लाजपत राय, बी है महात्मा गांधी, सी है जवाहरलाल नेहरू और डी है दादा भाई नौरोजी। बताइए यहाँ पर 21वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं दादा भाई नौरोजी बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 22वां प्रश्न है आपके सामने किसने यह विचार किया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है। बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, कार्ल मार्क्स और एडम स्मिथ। बताइए यहाँ पर 22वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। 22वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं कार्ल मार्क्स बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 23वां प्रश्न है अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल किया गया था। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 23वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 23वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं दिसंबर 1956 बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 24वां प्रश्न है भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारण क्या था। लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेश, सैनिक असंतोष और भारत का आर्थिक शोषण। बताइए यहाँ पर 24वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो भारत का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था वो 1857 ईस्वी में हुआ था। इसका प्रमुख कारण आपको बताना है, तत्कालिक उस टाइम के कारण क्या था। तो अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो चर्बी वाला कारतूस था उसी के कारण से यह तत्कालीन कारण था और स्वतंत्रता संग्राम हुआ था प्रथम। नेक्स्ट यहाँ पर 25वां प्रश्न है आपके सामने 1857 के स्वाधीनता के संघर्ष के वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई के जन्म स्थली कहाँ पर है। आगरा, झांसी, बनारसी और वृंदावन। बताइए यहाँ पर 25वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बनारसी। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 26वां प्रश्न है आपके सामने जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था। महात्मा गांधी ने, ठक्कर बापा ने, ज्योतिबा फुले ने और भीमराव अंबेडकर ने। बताइए यहाँ पर 26वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं ठक्कर बापा ने बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 27वां प्रश्न है कि महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ पर स्थित है। यहाँ पर 4 ऑप्शन है और चारों ऑप्शन देखकर बताइए कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर 27वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं ग्वालियर बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 28वां प्रश्न है रानी लक्ष्मीबाई के अंतिम युद्ध में किसका सामना करना पड़ा था। ह्यूरोज का, गॉफ का, नील का और हेवलॉक का। बताइए यहाँ पर 28वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किसका सामना करना पड़ा था, ह्यूरोज का। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। सेशन आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए और जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 29वां प्रश्न है आपके सामने कि 1857 का विद्रोह लखनऊ में
किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा था? बेगम ऑफ अवध, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई और नाना साहब। बताइए यहाँ पर 29वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं बेगम ऑफ अवध, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 30वां प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्न में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? नाना साहब, अजीमुल्ला, तात्या टोपे और मौलवी लियाकत अली। बताइए यहाँ पर 30वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं मौलवी लियाकत अली, बिल्कुल ही सही जवाब है। 31वां प्रश्न है आपके सामने कि 30 मई 1919 को अपना अलंकरण भारत सरकार को लौटाने वाले व्यक्ति कौन थे? जमनालाल बजाज, तेज बहादुर सप्रू, महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर। बताइए यहाँ पर 31वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 30 मई 1919 को अपना अलंकरण भारत सरकार को लौटाने वाला व्यक्ति कौन थे? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। जलियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत इसे लौटा दिए थे और नाइटहुड की उपाधि जो है कि लौटाए थे रविन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट यहाँ पर 32वां प्रश्न है कि 8 अगस्त 1942 में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किए थे? बम्बई से, मद्रास से, कोलकाता से और पुणे से। बताइए 32वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किए थे? 32वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं यानी पुणे, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 33वां प्रश्न है आपके सामने। यह कथन हम भारत को या तो आज़ाद करेंगे या आज़ादी के प्रयास में दिवंगत होंगे किससे जुड़ा है? असहयोग आंदोलन से, सविनय अवज्ञा आंदोलन से, व्यक्तिगत आंदोलन से और सत्याग्रह से और भारत छोड़ो आंदोलन से। बताइए 33वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 33वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं भारत छोड़ो आंदोलन, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 34वां प्रश्न है आपके सामने। निम्न में से किस एक ने भारत के लिए त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था का प्रस्ताव किया था? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 34वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? निम्न में से किस एक ने भारत के लिए त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था का प्रस्ताव किया था? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं कैबिनेट मिशन ने, बिल्कुल ही सही जवाब है। क्वेश्चन का लेवल कैसा है और सेशन आप लोगों को कैसा लग रहा है जरूर कमेंट करके बताइएगा। 35वां प्रश्न आपके सामने कि कैबिनेट मिशन योजना के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 35वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? कैबिनेट मिशन योजना के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं पाकिस्तान की स्वीकृति, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 36वां प्रश्न है कि फ्रांसीसियों ने निम्नलिखित में से किस संधि के द्वारा मद्रास अंग्रेजों को वापस लौटा दिया? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 36वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? फ्रांसीसियों ने निम्नलिखित में से किस संधि के द्वारा मद्रास से अंग्रेजों को वापस लौटा दिया? ला सैपल की संधि, पांडुचेरी की संधि, सालबाई का संधि और मैंगलोर की संधि। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं ला सैपल की संधि जो कि 1748 में हुआ था, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 37वां प्रश्न है आपके सामने। स्वतंत्रता के पूर्व निम्नलिखित में से कौन सी फ्रांसीसी कॉलोनी नहीं थी? पांडुचेरी, पटना, सूरत और गोवा। बताइए यहाँ पर 37वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? स्वतंत्रता से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सी फ्रांसीसी कॉलोनी नहीं थी? तो पटना। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 38वां प्रश्न है, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मीर कासिम के अवध के नवाब और मुगल सम्राट के साथ एक अंग्रेज के खिलाफ लड़ाई के लिए एक संधि की, उस अवध के नवाब का नाम क्या था? ऑप्शन नंबर ए है नजीब उल दौला, अजीज उल दौला। उसके बाद दो ऑप्शन और है सुजाऊ दौला और गाजी उल दौला। बताइए यहाँ पर 38वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं सुजाऊ दौला, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 39वां प्रश्न है, अवध का अंतिम नवाब कौन था? वजीद अली खान, वजीर अली, शहादत अली और शहादत खान। बताइए यहाँ पर 39वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? अवध का अंतिम नवाब कौन था? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं वाजिद अली खान, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 40वां प्रश्न आपके सामने कि किसने प्लासी के युद्ध में
सिराजुद्दौला को पकड़ा और फांसी पर लटकाया? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 40वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। किसने प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को पकड़ा और फांसी पर लटकाया? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, मीरन मिर्जाफर का पुत्र, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 41वां प्रश्न है आपके सामने। कौन से सिख गुरु कुका के द्वारा सिखों के अकेले सच्चे गुरु के रूप में पहचाने जाते हैं? गुरु अंगद, गुरु अमरदास, गुरु हरगोविंद और डी है गुरु गोविंद सिंह। बताइए यहाँ पर 41वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। कौन से सिख गुरु थे जो कि कुका के द्वारा सिखों के अकेले सच्चे गुरु के रूप में पहचाने जाते हैं? 41वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, गुरु गोविंद सिंह, बिल्कुल ही सही जवाब है। ये 10वें गुरु थे। नेक्स्ट यहाँ पर 42वां प्रश्न है कि मद्रास का राज्यपाल कौन था जिसने टीपू सुल्तान के साथ मैंगलोर की संधि समाप्त की थी? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 42वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, लॉर्ड मकार्टने, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 43वां प्रश्न है कि कहाँ के फौजदार नियुक्त होने के बाद हैदर अली ने अपनी स्थिति सुदृढ़ की थी? अकाट का, बुड्डीकोटा का, डिंडीगुल का और देवनाहल्ली का। बताइए यहाँ पर 43वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, डिंडीगुल, बिल्कुल ही सही जवाब है। 44वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संधि के परिणाम स्वरूप तृतीय अंगल मैसूर युद्ध समाप्त हो गया था? इन्हीं दोनों ऑप्शन में से बताइए कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, सेरिगापट्टनम की संधि, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 45वां प्रश्न है आपके सामने कि राजा राम मोहन राय ने निम्नलिखित में से किसका विरोध नहीं किया था? बाल विवाह का, सती प्रथा का, पाश्चात्य शिक्षा का, मूर्ति पूजा का। बताइए यहाँ पर 45वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। राजा राम मोहन राय ने किसका विरोध इसमें से नहीं किया था? 45वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, पाश्चात्य शिक्षा, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 46वां प्रश्न है आपके सामने कि किसने कहा था कि कांग्रेस से आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और नहीं यह उसके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? लॉर्ड डफरिन, सर सैयद अहमद, लॉर्ड कर्जन, लाला लाजपत राय। बताइए यहाँ पर 46वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताएं, लॉर्ड डफरिन, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 47वां प्रश्न है आपके सामने, निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीति का प्रचारक था? चारों ऑप्शन देख लीजिए, बताइए यहाँ पर 47वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, न्यू इंडिया, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 48वां प्रश्न है कि शिमला का सन्यासी के नाम से कौन विख्यात है? लॉर्ड रिपन, एओ ह्यूम, लॉर्ड बेबल और जॉन स्ट्रेची। बताइए यहाँ पर 48वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, एओ ह्यूम, बिल्कुल ही सही जवाब है। एओ ह्यूम के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 1885 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पर 49वां प्रश्न है कि दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजों के द्वारा किए गए किस कार्य को अनिष्टों का अनिष्ट की संज्ञा दी? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 49वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजों के द्वारा किए गए किस कार्य के लिए अनिष्टों का अनिष्ट की संज्ञा दी थी? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, धन के निकास, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 50वां प्रश्न आपके सामने, यूरोपीय नमूने के सैनिक प्रशिक्षण का सूत्रपात करने वाला प्रथम देशी राज्य कौन था? ऑप्शन नंबर ए है गोलकुंडा, बी है मैसूर, सी है अवध और डी है कश्मीर। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, मैसूर, बिल्कुल ही सही जवाब है। पहला प्रश्न है आपके सामने, ब्रिटिश निर्मित उत्पादों का गांधी का बहिष्कार प्रभावी हुआ क्योंकि ब्रिटेन भारत को एक बड़ा नौ परिवहन केंद्र समझता था, औद्योगिक केंद्र समझता था, सी है निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था और डी है खनिज संसाधनों का स्रोत समझता था। बताइए यहाँ पर 1 प्रश्न का सही आंसर क्या है। 1 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था, बिल्कुल ही सही जवाब है। सेकेंड प्रश्न है आपके सामने, गांधीवादी विचारधारा किससे प्रभावित रही? रस्किन से, थोरो से, टॉल्स्टॉय से और डी है उपयुक्त सभी। बताइए यहाँ पर सेकेंड प्रश्न का राइट आंसर क्या है। गांधीवादी विचारधारा किससे प्रभावित रही?
जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे उपयुक्त सभी बिल्कुल ही सही जवाब है, रस्किन, थोरो और टॉल्स्टॉय। नेक्स्ट यहाँ पर 3वां प्रश्न है आपके सामने, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सिराज गोपालाचारी और सुभाष चंद्र बोस। बताइए यहाँ पर 3वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं सुभाष चंद्र बोस, बिल्कुल ही सही जवाब है। 4वां प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, रविन्द्रनाथ टैगोर और सुभाष चंद्र बोस। बताइए यहाँ पर 4वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? तो 4वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 5वां प्रश्न है आपके सामने, निम्न उद्योगपतियों में से कौन से व्यक्ति लंबे समय तक AIEC की खजांची रहे और 1930 में जेल भी गए थे? GD बिरला, जमनालाल बजाज, JRD टाटा और बालचंद हीराचंद। बताइए यहाँ पर 5वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? तो 5वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, जमनालाल बजाज, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 6वां प्रश्न है आपके सामने, निम्न में से किसने स्वराज पार्टी को निर्माण करने के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्याग दिए थे? चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, विठल भाई पटेल और फिरोज शाह मेहता। बताइए यहाँ पर 6वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? निम्न में से किसने स्वराज पार्टी को निर्माण के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्याग दिए थे? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, चित्तरंजन दास, बिल्कुल ही सही जवाब है। स्वराज पार्टी का गठन चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर 1923 ईस्वी में स्थापना किए। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है आपके सामने, स्वराज पार्टी का गठन किसकी असफलता के बाद हुआ था? असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सिविल नाफरमानी आंदोलन और स्वदेशी आंदोलन। बताइए यहाँ पर 7वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? स्वराज पार्टी का गठन किसकी असफलता के बाद हुआ था? तो 7वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे असहयोग आंदोलन, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 8वां प्रश्न आपके सामने कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन था? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 8वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? तो 8वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, विठल भाई पटेल, बिल्कुल ही सही जवाब है। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए। जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 9वां प्रश्न है कि 1928 में साइमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य से आया था? प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए, शिक्षा में सुधार के लिए, कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए और सैनिक क्षमता में मूल्यांकन हेतु। बताइए यहाँ पर 9वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 10वां प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज्य की मांग की थी? राजगोपालाचारी और सरदार पटेल ने, मोतीलाल नेहरू और गोविंद बल्लभ पंत ने, तेज बहादुर सप्रू और जयकर ने, और डी है जवाहरलाल नेहरू और जगजीवन राम ने। बताइए यहाँ पर 10वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? तो 10वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, तेज बहादुर सप्रू और जयकर, बिल्कुल ही सही जवाब है। इस सेट का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिए हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। 11वां प्रश्न है आपके सामने कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया रचनात्मक कार्यक्रम को, हिंसा के सीमित उपयोग को, अंग्रेज से समझौता को और अपने परिवार को। बताइए यहाँ पर 11वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं रचनात्मक कार्यक्रम को, बिल्कुल ही सही जवाब है। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? तो 1930 ईस्वी में दांडी मार्च के उपरांत स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पर 12वां प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस
स्थगन गांधी इरविन समझौते में किया जाना प्रस्तावित था? बताइए यहाँ पर 12वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? निम्नलिखित में से किसका स्थगन गांधी इरविन समझौते किया जाना प्रस्तावित था? असहयोग आंदोलन का, खिलाफत आंदोलन का, गोलमेज सम्मेलन का और सविनय अवज्ञा आंदोलन का। बताइए यहाँ पर किसके स्थगित करने के लिए गांधी इरविन समझौता है जो कि किया गया था? तो 12वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 13वां प्रश्न है आपके सामने कि महात्मा गांधी जी जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन गए थे तब वे ठहरे थे सेंट जेम्स पैलेस में, किंग्सले हॉल में। इन्हीं दोनों ऑप्शन में से बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? तो महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 ईस्वी में हुआ था और एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था, तो वो किंग्सले हॉल में ठहरे थे। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। नेक्स्ट यहाँ पर 14वां प्रश्न आपके सामने, अगस्त 1932 के रेमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया, मुसलमानों के लिए, भारतीय ईसाइयों के लिए, एंग्लो इंडियन के लिए और अछूतों के लिए। बताइए यहाँ पर 14वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं अछूतों के लिए, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 15वां प्रश्न है आपके सामने, ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग भारत में जिसका नाम बदलकर हरिजन सेवक संघ हुआ, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जी.डी. बिरला, ज्योतिबा फुले और महात्मा गांधी। बताइए यहाँ पर 15वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं जी.डी. बिरला, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 16वां प्रश्न आपके सामने कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया जनवरी 1947 में, जुलाई 1947 में, अगस्त 1947 में, अगस्त 1946 में। बताइए यहाँ पर 16वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था वो जुलाई 1947 में। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 17वां प्रश्न है कि भारत के विभाजन से संबंधित माउंटबेटन योजना की सरकारी तौर पर घोषणा कब हुई थी? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर कि 17वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? तो भारत के विभाजन से संबंधित माउंटबेटन योजना की सरकारी तौर पर घोषणा 3 जून 1947 ईस्वी को हुआ था। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 18वां प्रश्न है कि किसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को, दयानंद सरस्वती को, स्वामी विवेकानंद को, रामकृष्ण परमहंस को। बताइए यहाँ पर 18वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? किसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? तो 18वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, राजा राम मोहन राय, बिल्कुल ही सही जवाब है। राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज का स्थापना कब किया गया था? तो 1828 ईस्वी में, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 19वां प्रश्न आपके सामने, सत्यशोधक समाज से संगठित किया गया बिहार के आदिवासियों के उन्नयन का एक आंदोलन को, गुजरात के मंदिर प्रवेश का एक आंदोलन को, महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन को और पंजाब में एक किसान आंदोलन को। बताइए यहाँ पर 19वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? सत्यशोधक समाज से किसे संगठित किया गया था? तो 19वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 20वां प्रश्न है आपके सामने, महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? एम.जी. रानाडे को, गोपाल कृष्ण गोखले को, पंडिता रमाबाई को और गोपाल हरि देशमुख को। बताइए यहाँ पर 20वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? तो 20वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, गोपाल हरि देशमुख, बिल्कुल ही सही जवाब है। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितने भी स्टडी ग्रुप में इस वीडियो को उसमें शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 21वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से खिलाफत आंदोलन का परिणाम कौन था? हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी आई, भाषा की समस्या तीव्र हुई, हिंदू मुस्लिम दंगे बढ़े और हिंदुओं को दबाया गया। बताइए यहाँ पर
21वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? निम्नलिखित में से खिलाफत आंदोलन का परिणाम कौन था? तो हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी आ गई। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 22वां प्रश्न है आपके सामने। कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था? महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। बताइए यहाँ पर 22वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं महात्मा गांधी, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 23वां प्रश्न है आपके सामने। कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन और लॉर्ड वेबल दोनों से वार्ताएं की थी? अब्दुल कलाम आज़ाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जेपी कृपलानी और श्री राजगोपालाचारी। बताइए यहाँ पर 23वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष थे जो कि क्रिप्स मिशन और लॉर्ड वेबल दोनों से वार्ताएं की थी? तो 23वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं अब्दुल कलाम आज़ाद, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 24वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान उपज था डब्ल्यू चर्चिल के मस्तिष्क का, एम.एस. जिन्ना के मस्तिष्क का, लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का और बी.पी. मेनन के मस्तिष्क का। बताइए यहाँ पर 24वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान उपज था किसके मस्तिष्क का ये उपज था? तो 24वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 25वां प्रश्न है आपके सामने। राजा राम मोहन राय ने निम्न में से किसका विरोधी नहीं थे? बाल विवाह का, सती प्रथा का, पाश्चात्य शिक्षा का और मूर्ति पूजा का। बताइए यहाँ पर 25वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 26वां प्रश्न है आपके सामने। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना और विरोधी की राजनीति करने पर आरोप लगाया था? लाला हरदयाल ने, बाल गंगाधर तिलक ने? इन्हीं दोनों ऑप्शन में से बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोधी की राजनीति का आरोप लगाया था? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं बाल गंगाधर तिलक, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 27वां प्रश्न है आपके सामने। निम्नलिखित घटनाओं में से किस एक को मॉन्टेस्क्यू में निवारक हत्या के नाम से विशेषीकृत किया गया? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 27वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? तो 27वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं जालियांवाला बाग नरसंहार, बिल्कुल ही सही जवाब है। जालियांवाला बाग नरसंहार कब और कहाँ हुआ था? तो ये अमृतसर में बैसाखी के दिन 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को ये नरसंहार हुआ था। अट्ठाईसवां प्रश्न है आपके सामने। निम्नलिखित में से किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी और जिसके फलस्वरूप जालियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा नरसंहार की घटना घटी थी? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 28वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ रॉलेट एक्ट, बिल्कुल सही जवाब। रॉलेट एक्ट जो कानून लाया गया था ब्रिटिश के द्वारा, उसका विरोध किए थे और उसके लिए सावा कर रहे थे जालियांवाला बाग में, जहाँ पर जनरल डायर के आदेश पर वहाँ पर अंधाधुंध गोली चलाई थी जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा हाई रखे क्योंकि बिहार पुलिस कांस्टेबल में जो प्रश्न पूछा जाता है वह थोड़ा हाई लेवल का पूछा जाता है और एग्ज़ाम से बिहार में जितने भी एग्ज़ाम लिए जाते हैं कॉम्पिटिटिव लेवल का। निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता के खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, मदन मोहन मालवीय ने, मोहम्मद अली ने और स्वामी श्रद्धानंद ने। बताइए यहाँ पर 29वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से किसने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? 29वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं मदन मोहन मालवीय, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 30वां प्रश्न आपके सामने कि भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया था पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद और सरोजिनी नायडू। बताइए यहाँ पर 30वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव था, भारत छोड़ो आंदोलन कब चलाया गया था? तो 1942 में। और ये किसके द्वारा चलाया गया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है।
नेक्स्ट यहाँ पर 31वां प्रश्न है कि भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना कहाँ लगाया था? सूरत में, पुलिकट में, कोचीन में और कासिम बाजार में। बताइए यहाँ पर 31वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो फ्रांसीसियों के द्वारा अपना पहला जो कारखाना लगाया गया था वो सूरत में लगाया था। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 32वां प्रश्न है कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर किसके शासनकाल में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी है जो कि स्थापित किया गया था। 32वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है जल्दी से बताइए। तो लुई 14वें के शासनकाल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी है जो कि स्थापित किया गया था। 33वां प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए थे? चार ऑप्शन है आपके सामने, डच, इंग्लिश, फ्रांसीसी और पुर्तगाली। बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? व्यापारी करने के लिए यूरोपीय देशों में से सबसे अंत में कौन भारत आए थे? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं फ्रांसीसी, जो कि 1664 ईस्वी में आए थे सबसे अंत में। सबसे पहले कौन आए थे? तो पुर्तगाली आए थे, कितना? 1498 ईस्वी में। नेक्स्ट यहाँ पर 34वां प्रश्न है आपके सामने, वह कौन सा अंग्रेज जनरल था जिसने 1760 में वांडीवास का युद्ध में काउंट डी लैली को पराजित किया? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 34वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? वह कौन सा अंग्रेज जनरल था जिसने 1760 में वांडीवास का युद्ध में काउंट डी लैली को पराजित किया था? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, जनरल हैमिल्टन, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 35वां प्रश्न है आपके सामने कि चैत सिंह और नंद कुमार का प्रसिद्ध अध्याय किसकी गवर्नर जनरलशिप में घटा था? लॉर्ड हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस और लॉर्ड हार्डिंग। बताइए यहाँ पर 35वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताएं, वारेन हेस्टिंग्स, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 36वां प्रश्न आपके सामने बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि प्रथम अंगल मैसूर युद्ध जो कि 1766 से 69 के बीच में लड़ा गया था, इसमें विजय किसको मिली थी? अंग्रेज को, हैदर अली को, मराठा को और हैदराबाद के निजाम को। बताइए 36वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, हैदर अली बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 37वां प्रश्न है आपके सामने, किस ब्रिटिश जनरल ने हैदर अली को पोर्टोनोवो के युद्ध में हराया था? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर कि 37वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? किस ब्रिटिश जनरल ने हैदर अली को पोर्टोनोवो के युद्ध में हराया था? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, सर आयर कूट, बिल्कुल ही सही जवाब है। 38वां प्रश्न आपके सामने बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सिखों के एक सैनिक एवं लड़ाकू समुदाय में परिवर्तित करने का श्रेय किसे जाता है? गुरु हरगोविंद को, गुरु गोविंद सिंह को, अर्जुन देव को और तेग बहादुर को। बताइए यहाँ पर 38वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो सिखों को एक सैनिक और एक लड़ाकू समुदाय के रूप में परिवर्तित करने का श्रेय गुरु हरगोविंद को जाता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 39वां प्रश्न है आपके सामने, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि किस सिख गुरु ने 1699 में आनंदपुर साहिब में खालसा की स्थापना की थी? गुरु नानक देव ने, गुरु गोविंद सिंह ने, गुरु अर्जुन देव ने। बताइए यहाँ पर 39वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? तो 39वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, गुरु गोविंद सिंह, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 40वां प्रश्न है आपके सामने, अकाल तख्त का निर्माण किसने किया था? गुरु रामदास ने, गुरु तेग बहादुर ने, गुरु हरगोविंद ने और डी है गुरु नानक ने। बताइए यहाँ पर 40वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? अकाल तख्त का निर्माण किसने किया था? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर 40वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, गुरु हरगोविंद ने, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 41वां प्रश्न है कि 1857 के क्रांति के नेताओं में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? वीर कुंवर सिंह का, नाना साहब का, तात्या टोपे का और मंगल पांडे का। बताइए यहाँ पर 41वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? तो 41वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, तात्या टोपे, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 42वां प्रश्न है आपके सामने, 1857 के विद्रोह की विफलता का मुख्य कारण क्या था? आयोजन का नेतृत्व का अभाव, यह असामयिक था, अंग्रेजों को फ्रांसीसियों का समर्थन मिला और अंग्रेजों की संख्या अधिक थी। बताइए यहाँ पर 42वां प्रश्न का सही आंसर क्या है?
तो 22वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, आयोजन तथा नेतृत्व का अभाव, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 43वां प्रश्न आपके सामने, झांसी के राज्य को किसके द्वारा भारत में ब्रिटिश शासन का हिस्सा बनाया गया था? राज्य हड़प नीति के द्वारा, सहायक संधि के द्वारा, रानी लक्ष्मीबाई के विरुद्ध युद्ध के द्वारा, और इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 43वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 43वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, राज्य हड़प नीति, बिल्कुल ही सही जवाब है। राज्य हड़प्पन नीति के माध्यम से झांसी को ब्रिटिश से शासन ने अपना हिस्सा बनाया था। नेक्स्ट यहाँ पर 44वां प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन बहादुर शाह के पुत्र थे जो कि 1857 के विरोध के प्रमुख भूमिका निभाकर बंदी हुए और गोली मार दिए गए? बताइए यहाँ पर 44वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, मिर्ज़ा मुग़ल, मिर्ज़ा ख्वाजा सुल्तान का और मिर्ज़ा अबू बकर, इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ये तीनों के तीनों व्यक्ति थे जो कि बहादुर शाह का ये पुत्र थे, तीनों, मिर्ज़ा मुग़ल, मिर्ज़ा ख्वाजा और मिर्ज़ा अबू बकर। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 45वां प्रश्न आपके सामने, ब्रिटिश से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई का देहांत कहाँ पर हुआ था? चारों ऑप्शन देख लीजिए, बनारसी, कालपी, मुरार और झांसी। बताइए 45वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, कालपी, बिल्कुल ही सही जवाब है। तो इस प्रकार ये सेशन यहीं पर समाप्त हो रहा है। ये सेशन आप लोग को कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। सेशन आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।